सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 26वीं आईनी तरमीम पास होनी थी, हो गई। बड़ी ऑपोजिशन जमात पीटीआई ने आखिरी मौके पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, ताहम शुरू से आखिर तक पार्लिमानी अमल का हिस्सा रहे। नीम रजामंदी भी जाहिर की और बैकडोर मुतालबात भी मनवाए, जिससे सारे प्रोसेस को सियासी और कानूनी लेजिटिमेसी मिली। अब जबकि अक्सरियत की बुनियाद पर तरमीम पास हो गई है, तो गैलरी से प्ले करने के लिए पीटीआई ने एहतजाज की धमकी दे दी है। लेकिन दिलचस्प बात है कि हुकूमत हो या पीटीआई, दोनों के मुश्तरका मैन ऑफ द मैच मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जो इस तरमीम के बुनियादी प्रपोजर थे। पीटीआई शुक्रगुजार है कि मौलाना ने तरमीम के दांत निकाल कर काबिल कबूल बनाया, जबकि हुकूमत भी खुश है कि मौलाना की वजह से पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हो गई है। अगरचे दोनों फरीकों की वजूहात मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैन ऑफ द मैच मुश्तरक है। तो फिर झगड़ा किस बात का है? क्या 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों के लिए विन विन सूरत हाल? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। तो ये तमाम मामलात हैं जिस पर हमने बात करनी है। बहुत ही ज़ाहिर है इम्पॉर्टेंट ये इशू है, और इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मुतादिद दफ़ा मैं ये कहता रहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हर सूरत मौलाना साहब इस तरमीम का हिस्सा बनेंगे। सिर्फ वो दोनों तरफ तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे थे, जो उन्होंने सक्सेसफुली कायम कर लिया है और दोनों तरफ को राज़ी कर लिया है। और डेमोक्रेसी में ये अच्छी बात है, उन्होंने कोशिश की। तो अब अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रान अफजाल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अहमद उवैस साहब लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। अहमद उवैस साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। शर्मिला साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे ज़रा ये बताइएगा राना साहब, आपके इन तरमीम में पीटीआई के कहने पे क्या कुछ तब्दील हुआ? अब ज़रा ये पता चले ना, क्योंकि मौलाना साहब ने भी कहा कि मैं जो ड्राफ्ट लाया हूँ उसके अंदर पीटीआई की मंशा शामिल है, और हुकूमत ने भी कहा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि पीटीआई को भी हम मुबारकबाद देते हैं, बिलावल साहब ने कहा, क्योंकि उनका भी इसके अंदर इनपुट शामिल है। सो ज़रा अपने नाज़रीन के लिए कि आज वो जिस उसूल की बात कर रहे हैं वो कौन सा उसूल है, और गवर्नमेंट ने उनके कहने पर क्या क्या शामिल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीटीआई एक तो जो पार्लिमानी कमेटी थी जो बनी हुई थी इन्हीं तरामीम के लिए, उसका हिस्सा रही और उसमें बड़ा वोकल हिस्सा रही, और इसका तज़किरा भी हुआ नेशनल असम्बली में। कल इमल वली साहब ने इसका जिक्र किया कि वहाँ हम लेक्चर सुनते रहे इनके, तो वो एक पार्टिसिपेशन इनकी थी। फिर मौलाना साहब के साथ ऑन द साइड ये करते रहे। अगर मैं कहूँ कि एक कोई बड़ी बुनियादी चीज़ जो ये भी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना बनाए, और अगर आईनी बेंच बनता है तो वो फिर भी इट इज़ समथिंग विच इज़ रीजनेबल। और अगर आप मौलाना साहब की सुने तो देखें, थ्रू आउट जब ये डिबेट होती रही, कंसल्टेशन होती रही, तो ये मौलाना साहब की तारीफ़ें और उनके गुण गाते रहे। और इसका ये मतलब है कि मौलाना साहब का जो स्टांस था थ्रू आउट, जो भी प्रपोज़ल, अब तो वैसे सारा ही उन्होंने ओन किया क्योंकि उन्होंने वोट किया, लेकिन थ्रू आउट जो मौलाना साहब का जो स्टांस रहा उसको ये एक तरीके से थ्रू आउट सपोर्ट करते रहे। तो इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ, ये सारी जो तब्दीली आई वो कब आई? जब ये खान साहब से मिलने गए, और खान साहब ने जो है वो कालीन मुकम्मल ही खींच दिया कि बिल्कुल खामोश हो जाएं, और इसको सपोर्ट मैं नहीं मानता, जिस तरह वो हमेशा होता है। और अगर आप तारीख निकाल के देख लें तो आज तक जितने भी इंटरेक्शन हुई है पीटीआई की, चाहे वो हुकूमत में हो और हम ऑपोजिशन में हो, तो जो एंड में जो वो ये जहाँ तक पहुँच जाए, अगर ये 90-95% कंप्लाइंस तक या कंसेंसस तक पहुंच भी जाएं, तो एंड में वो खान साहब जो है वो कालीन खींच देते हैं, और ये सारे जो बातचीत आप कह रहे हैं पीटीआई में वन मैन शो होता है। जी बिल्कुल। उस वजह से ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो था कंसल्टेशन का, वो एक तरफ चला गया, क्योंकि जब उन्होंने कह दिया कि मैं इसका पार्ट नहीं बनता। और देखिए, आप ये देखें ना कि कितनी दर्जनों जमातें एक तरफ हैं इस मुल्क की, सब कंसेंसस में हैं, और एक जो जमात है वो कह रही है हम एहतजाज करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम मानते नहीं हैं। आप तो आज दरख्वास्त भी दी है, वैसे उन्होंने सुबह इसी
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ले जाने के लिए मामला जो तो अपना। इससे क्या साबित होता है कि ये जमात ने ना ही करनी है। इस जमात ने अगर मीशत ठीक होनी है तो उन्होंने ना ही करनी है, सियासत ठीक होनी है तो उन्होंने ना ही करनी है। अहमद साहब ये बताइएगा कि तमाम तर कंसल्टेशन का हिस्सा रहे, यहाँ तक कहा कि मौलाना साहब के पास जो ड्राफ्ट है वो हमारी तजावीज़ वाला है, यहाँ तक कहा कि हम करीब पहुँच गए हैं, बहुत कुछ हुआ। और मौलाना ने भी बरमला ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि जो मेरे ड्राफ्ट है उसमें पीटीआई का इनपुट शामिल है। तो फिर मामला ख़राब किधर हुआ? क्या सिर्फ बानी चेयरमैन के इनकार करने की वजह से हुआ या नहीं? मौलाना साहब के ड्राफ्ट में आप लोगों का वो पार्ट नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि इसमें कतन यह समझना नहीं है जैसे अभी कहा जाता है कि जी इमरान खान से मिले और उसके बाद यूं हो गया और यूं हो गया। देखिए, उस वक्त जब ये मुस्तबदा पिछली दफा आया किसी को दिखाया नहीं गया और इस वक्त टेकन क्लोज टू द चेस्ट और किसी को पता ना लगा। यानी में ये बात खुली तो आया कि उसमें फंडामेंटल राइट्स के इफेक्ट होंगे, उसमें एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगा, अलग से होगा। तो इनिशियली मौलाना का अगर से एतराज़ात बहुत सारे थे, लेकिन वो इस बात से असूलन एक उनका एक मौक़िफ़ ये था उस वक्त कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अलग जो है वो बनाया जा सकता है, बनना चाहिए, और इसके ऊपर बात चलती रहती। तो मिनिमम डैमेज की शक्ल के अंदर के ये लेसर इवल जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच विद इन द सेम डिसिप्लिन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये एक बेंच अलग से बनाया जा सकता है। ये प्रपोजल थी उसके पैरेलल। वो डैमेजिंग है बहुत ज्यादा, ये लेस डैमेजिंग है, लेकिन इसके लिए डिटेल्स जो बननी चाहिए थी वो इतनी उजलत में इन्होंने ये सारा वहां पे कर लिया कि वो डिटेल नहीं सामने आ सकी। लेकिन अहमद साहब, बैरिस्टर गौहर ने तो बहुत वोकल होके पब्लिकली ये कहा था कि हमारा कंसेंसस हो गया है, मौलाना का जो ड्राफ्ट है बहुत क्लोज है, हम बहुत माइनर सी कुछ चीज़ें रहती हैं, लेकिन हम कंसल्टेशन का एक प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, हम बानी चेयरमैन से मिलेंगे, फिर हम आपको अपनी आखिरी कॉल देंगे। तो इसका मतलब ड्राफ्ट पे बहस नहीं थी, बहस ये थी कि हमें अगर अप्रूवल मिलेगा बानी चेयरमैन का तो हम आगे बढ़ेंगे। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है उनके क्लिप्स जिसमें उन्होंने कहा कि मौलाना के ड्राफ्ट में भी हमारा इनपुट बहुत है। रऊफ हसन साहब तो यहाँ तक कह गए थे कि बेंच जी अहमद साहब, बात ये थी कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ऊपर तो ये इनका जो है अप्रूवल इन्होंने दे दी कि ये बना लिया जाए, कोर्ट ना बनाया जाए अलग से, बल्कि बेंच हो अंडर द सेम हाई सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। ये तो हुई बात, लेकिन अहमद साहब की शायद सिग्नल ड्रॉप हो गए। मैं जरा इनको रिकनेक्ट करें, कोशिश करें। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा ये बताएगा, एक तो कल बिलावल साहब ने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की और बड़े तारीखी हवाले दे के की और बहुत अच्छी तकरीर की, एक कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बात की और आखिर में ये तक कहा कि पीटीआई को भी जो है मैं मुबारकबाद देता हूँ, इसके अंदर कम से कम उन्होंने इसमें अपना इनपुट दिया और ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये जो दोनों फरीकैन हैं, यानी पीटीआई और हुकूमत इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, जो प्रपोजर्स हैं वो मौलाना के शुक्रगुजार है, तो फिर मसला है क्या? क्योंकि राना एहसान अफजल साहब का ख्याल यह है कि पार्टी चेयरमैन ने इनके ये सारा मामला खराब किया, ये तैयार थे। अहमद उवैस साहब कह रहे नहीं है, ऐसे नहीं है बात। जी शुक्रिया अब्बासी साहब। देखिए जी, डिलिबरेशंस तो बहुत सी हुई, बैठक भी बहुत सी हुई, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी में भी सब साथ बैठे, वहाँ पर कुछ शिकें जो है वो पीटीआई की कहने पे निकाली गई, बहुत सारी शिकें पीपल्स पार्टी के कहने पे निकाली गई, कुछ शिकें जो है वो मौलाना साहब के कहने पे निकाली गई। जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें तो 56-57 अमेंडमेंट्स थे ना, आए तो 27 है, तो 30 अमेंडमेंट्स तो निकाले गए ना, और ये इन्हीं डिलिबरेशंस और मशावरत का नतीजा था। अच्छा, वो जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी थी वो तो अपना काम कर ही रही थी जहाँ पर पीटीआई की नुमाइंदगी थी, लेकिन उसके बाद जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना साहब से मिलते थे, मशावरत करते थे और वो मसवदा फिर शेयर होता था पीटीआई के साथ, पीटीआई फिर अपनी बात करती थी। मौलाना साहब वाज लाइक अ कंड्यूट इन बिटवीन अस एंड द गवर्नमेंट। तो ये पूरा एक प्रोसेस रहा और हमें कुछ अरसा तो ऐसा लगा कि बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त हो रही, जो कि ये लोग इनके लोग बयान देते थे, हम तो सुनते थे।
वो कहते थे कि जी हमारी बातचीत है, इन प्रिंसिपल हमें कोई डिसएग्रीमेंट रऊफ नहीं हसन है। साहब ने कहा था ये बेंच वाला मामला तो हाँ। मौलाना को हमारी तजवीज है। गौहर साहब ने कहा था हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, बेंच बड़ी तो देखिए चीज ना, ऐसी नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत एक बड़े दिल का मुजाहरा किया कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से वो बेंच पे राजी हो गए इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ कंसेंसस, बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल्स पार्टी इज ऑल अबाउट। हम कंसेंसस पॉलिटिक्स करते हैं, ये नहीं है कि जोर जबरदस्ती जो है कि कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना कि जी हमने सर पे मारना ही मारना, ये बात है। देखिए बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने या अदालत बने, बात तो ये है कि आईनी मामला फिर उसी बेंच के आगे जाएंगे और फिर वही बात है कि अवाम की बाकी मसाइल। अच्छा शर्मिला साहब ये बताइए, जो कल बात की है बैरिस्टर गौहर साहब ने जो कहा है कि खुर्शीद शाह साहब कमेटी को हेड कर रहे थे लेकिन असल मुसव्विदा तो उनके पास भी नहीं था, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? नहीं जी, नहीं, ये मैं समझती हूँ कि बात उन्होंने ज्यादती कर दी कह के, क्योंकि मसवदा तो डिस्कस हुआ, बल्कि जो कमेटी के मेंबरान थे वो हाउस में जब हमारे पास आते थे मसवदा लेके तो हम भी उसमें डिस्कशन करते थे। वो मसवदा तो वेरी ओपन इन द लास्ट 2-3 डेज, और जितनी मुलाकातें मौलाना साहब से हुई सब हुई, और उसके बाद ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट आया। और ये बात सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कह रही, ये बात मौलाना साहब भी कह रहे हैं। अच्छा अब बात ये है कि देखिए हम सबको पता था कि जब ये इमरान खान से जाके मिलेंगे तो देयर इज नॉट इवन 0.001% के वो राजी हो जाएंगे कि जी आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सपोर्ट करो, क्योंकि उनकी तो सियासत ही यही है ना कि नथिंग डूइंग, एब्सोल्युटली नॉट इन एवरीथिंग। कोई अच्छा काम भी हो रहा होगा तो वो उसमें मना कर देंगे। ये बेचारे तो फिर भी राजी थे। अच्छा इन पे छोड़ देते हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि पार्टी तैयार थी, और राना एहसान अफजल साहब का भी एक ख्याल है पार्टी तैयार थी, कंसल्टेशन प्रोसेस अच्छा हुआ, जो डेमोक्रेसी की। कल हमें इनकी बॉडी लैंग्वेज से भी इनके ऊपर दुख भी हुआ, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर इमरान खान ना होते, उनको उनसे इजाजत ना लेनी होती तो ये अपना वोट जरूर डालते। एक तारीखी दिन था और एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की फतह थी। एक जो एतराज आ रहा है रान साहब वो ये आ रहा है कि जजेस, सुप्रीम कोर्ट, बार की पॉलिटिक्स ये तो होती रहती थी, सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी पॉलिटिक्स थी, डिविजन्स भी थी, जजेस के अंदर ये रहता है, पाकिस्तान की अदालती तारीख का माजी भरा हुआ है। लेकिन अब एक एतराज़ ये किया जा रहा है कि अब इसको आप लोगों ने लीगलाइज कर दिया है, बाकायदा जो ग्रुपिंग होती थी या जो डिवाइड थी उसको लीगलाइज कर दिया। और क्या अभी भी आपकी गवर्नमेंट के कोई फेवरेट जज हैं जिनको आप इन पोजीशंस पर लाना चाहते हैं? देखिए मैं तो समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया में पार्लियामेंट जो है या उसकी कमेटीज़ जो हैं वो चीफ जस्टिस की सिलेक्शन की प्रोसेस के अंदर शामिल होती हैं, और ये कोई एलियन आइडिया नहीं है। तो वहाँ अगर लोगों का डिफरेंट ओपिनियन होगा तो ये तो अच्छी बात है कि मेजॉरिटी जो होगा ओपिनियन वो प्रिवेल करेगा, और बल्कि यहाँ तो 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है। तो आपको कंसेंसस पे आना होगा किसी ना किसी के ऊपर अगर आपने चीफ जस्टिस की सिलेक्शन करनी है। फिर देखें दूसरी बात ये कि जो आपका है जुडिशल कमीशन है, जो उसकी तश्कील दी गई है, उसके अंदर भी अपोजिशन की भी नुमाइंदगी है। तो आपने तो एक तरीके से अपोजिशन को भी स्ट्रेंथन किया ना इस प्रोसेस में। अगर ये यहाँ ना होती नुमाइंदगी तो ज़रूर उंगली उठती कि ये जो है कोई हम ऐसा कोई पलड़ा एक तरफ भारी करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ लेकिन वो एक जो एतराज़ ये उठा रही है आपकी अपोजिशन, वो कह रहे हैं ट्राइकोटमी ऑफ पावर को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जुडिशल पावर्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, और साथ में वो ये कह रहे हैं ये जो आपने बेंच बनाया है या बनाना है, ज़ाहिर है तो बन ही गया, सो वो आपने जो बनाना है वो अदालत के पर काट दिया। मुझे बताएं कि जहाँ दुनिया में जो है पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करता है चीफ जस्टिस को, वहाँ ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है वो ख़त्म नहीं हो रही होती, क्योंकि आप एक सिलेक्शन कर रहे हैं। क्या उस सिलेक्शन के बाद वो आपके ऊपर किस कानून किस कायदे के मुताबिक वो आपका मोहताज होगा? नहीं होगा ना। तो वो तो इंडिपेंडेंटली अपना काम करेगा। एक सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको ये बता रहे हैं कि पता नहीं हमने पर काट दिए फलाना कर दिया। ये दुनिया के ममालिक को स्टडी करें और इनको दर्जनों मिसालें, कोई एक आदि नहीं दर्जनों मिसालें मिलेंगी कि जहाँ ये क्या कुछ इत्तलात हैं, मैं इसको कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन कुछ इत्तलात हैं कि क्या कोई ऐसी कॉल्स भी गवर्नमेंट ने सुनी है या इदारों ने सुनी है कि जिसमें जजेस जो हैं वो कुछ बात करते दिखाई दिए हैं? ये देखें इस चीज़ की मैं तो तायद नहीं कर सकता या इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि कल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खालिद साहब ने भी बात की है ना कि कुछ चीज़ें हैं जो भी। देखिए जुडिशल एक्टिविज्म तो इस मुल्क का हिस्सा रहा है,
और उसने जो मईशत को नुकसान पहुंचाया है या जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाया वो सबके सामने है। वो तो बच्चा बच्चा जानता है कि जब आप कभी रिकोडिक के मामले पे आगे बढ़ रहे थे तो उसको रोक दिया, कितना डॉलर का नुकसान, आपने स्टील मिल को बेचा तो अब अरबों का नुकसान हो गया, आपके प्राइम मिनिस्टर्स को फारिग किया गया। और उस वक्त हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो एक साइड पे, वो जुडिशरी की साइड पे मिल जाती थी, लेकिन हमें इस चीज़ को रोकना है, ख़त्म करना है। और हमें जब तक हम अपनी मईशत को एक ही तरीका है संभालने का कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और ये हर कोई आके आइन की नई तशरीह कर दे और कोई डैम बनाना शुरू कर दे और कोई जो है वो हस्पताल ठीक करना शुरू कर दे, तो इस तरह ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर का लिए खतरा था जिसको दूर किया गया। दुनिया में मिसालें मौजूद हैं, ये कोई हमने अनोखा काम तो नहीं किया, वहां भी तो ट्राइकोटमी ऑफ पावर एग्जिस्ट करती है। जिन मुल्कों में हेड ऑफ स्टेट या पार्लियामान के जरिए ये डिसीजंस किए जाते हैं, जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। और दूसरा, आप लोगों का वर्स्ट नाइटमेयर क्या है अब इस सारे प्रोसेस के बाद? अहमद उवैस साहब। जी जी जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है अहमद साहब? जी बताइए। जी, मैं कह रहा हूं आपका वर्स्ट नाइटमेयर क्या है? वो कह रहे हैं ट्राइकोटमी ऑफ पावर तो वहां भी है ना जहां हेड ऑफ स्टेट या पार्लियामान जजेस की अपॉइंटमेंट करती है, और जो अदलिया ने माजी में किया है जितना नुकसान पहुंचाया, तो इसमें कोई बहुत बड़े अचंभे की बात नहीं है। आपके मेन कंसर्न अब हैं क्या? देखिए, मेन कंसर्न ये है कि आपने जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकेकार ये रखा है कि वो डायरेक्ट अंडर द थंब ऑफ द एग्जीक्यूटिव कर दिया। तो आप वो जुडिशरी को कैसे आप वो कहेंगे कि ये आजाद जुडिशरी है? पाकिस्तान का आइन जो है उसकी तो बुनियाद जो है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर है। और फिर ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है वो इक्वल 3 पिलर्स हैं, जिसमें एक पिलर जो है वो पार्लियामेंट का है, एक एग्जीक्यूटिव का है, एक जुडिशरी का है। वो अपने अपने दायरे अख्तियार में आजाद हैं। जुडिशरी की अहमियत इस वजह से ज्यादा है कि उसके पास पावर ऑफ रिव्यू है कि कोई भी पार्लियामेंट जो है वो इनेक्टमेंट करेगी, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई भी होगा, वो उसको रिव्यू का अख्तियार है ऑन द टच स्टोन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और नंबर 2, ये जो है कुरान एंड सुन्ना, फंडामेंटल राइट, इनकी बुनियाद के ऊपर वो किसी भी एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन को स्ट्राइक डाउन कर सकते। सर, लेकिन कल इसकी एग्जाम्पल दी गई है कि 3-3 महीने हेयरिंग होती है अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी, और ये जो बात कर रहे हैं कि हेड ऑफ स्टेट्स अपॉइंट करते हैं जजेस को, वहां पर भी तो ट्राइकोटमी ऑफ पावर एग्जिस्ट करती है वहां पर भी। और फिर हमारी जुडिशियल हिस्ट्री भी तो है जो हमारी अदालतों ने इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत करके रियासती निज़ाम को और मईशत को नुकसान पहुंचाया, वो भी तो एग्जिस्ट करता है ना कि चंद लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर पूरा फैसला हो जाता था। आप सुनिए, अमेरिका की मिसाल आप यहाँ इसलिए नहीं दे सकते हैं कि अमेरिका के 250 साल से कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट विदाउट एनी इंटरप्शन चल रही है। हमारे यहाँ बीच में मार्शल आर्ट भी आए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बने टूटे, बने और टूटे। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। शर्मिला साहब, वो कह रहे हैं अमेरिका की मिसाल आप कैसे दे सकते हैं? 250 साल की जमहूरियत है, वहां पर निज़ाम और तरीके से चलता रहा, यहाँ इंटरप्शन होती रही है, ये सब कुछ होता रहा है, तो ये एग्जाम्पल नहीं दी जा सकती। और आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, एग्जेक्टिव जो है वो अब जुडिशल पावर्स को कर्ब कर गया। देखिए अब्बासी साहब, अनफॉर्चुनेटली रेटोरिक जो किया जा रहा है ना कि अदलिया की आज़ादी पे हमला हो रहा है, अदलिया के पावर्स क्लिप कर दी, ये गलत बात है। इट्स नॉट अबाउट अमेरिका ओनली। दुनिया के 77 ममालिक के अंदर इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स हैं जो अलग से कॉन्स्टिट्यूशन केसेस को डील करती हैं। इसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, इंडोनेशिया है, ये तमाम ममालिक हैं, साउथ अफ्रीका है। तो ये क्या ममालिक जो हैं ये अपनी अदलिया के ऊपर हमला कर रहे हैं, या ये एक प्रोसेस को बेहतरी की तरफ लेके गए? और अगर कोई जमहूरियत 250 साल पुरानी है और पाकिस्तान को 77 ईयर्स हुए हैं, तो वी आर इवॉल्विंग एज अ नेशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन 56 में आया,
फिर 62 के अंदर आए, फाइनली कंसेंसस डॉक्यूमेंट 73 में आया। वी इवॉल्व्ड एज अ नेशन, और अनफॉर्चुनेटली हमारी चेकर्ड हिस्ट्री रही है ना। हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर्स जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो 2 साल 2.5 साल के बाद निकाल दिए जाते थे। आमिराना दौर जो है 10-10 साल रहता था, और उस आमिराना दौर को वैलिडेट कौन करता था? अदालतें ही करती थी, पाकिस्तान करती थी जी। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आपको याद है कि उसके तहत जी वो वैलिडेट हो जाते थे। मुशर्रफ का दौर किसने वैलिडेट किया? तो शर्मिला साहब मुझे ये बताएं कि ये पीपल्स पार्टी लीड करती रही है सारे प्रोसेस को, और बिलावल साहब ने बड़ा इसके ऊपर अपना फोकस रखा और डे नाइट इसके ऊपर वर्किंग करते रहे। मुझे जरा ये बताएं कि क्या पीटीआई का कोर कंसर्न क्या था? वो पर्सन स्पेसिफिक रही है पीटीआई इस प्रोसेस के अंदर, या फिर सिस्टम में चेंजेस लाने के लिए उनका फोकस था अमेंडमेंट्स के थ्रू? आई थिंक पीटीआई का एक रोना धोना यही होता है कि जी हर चीज जो हो रही है वो इनके खिलाफ हो रही है। कोई भी अच्छा भी काम होगा वो कहेंगे जी इनके खिलाफ हो रही है। दैट इज देयर पॉलिटिक्स, दैट इज हाउ देयर सर्वाइवल इज। उसके अलावा अगर वो किसी चीज को कह दें गलती से, अच्छा देखें आपको याद होगा एससीओ जब हो रहा था तो उस वक्त अली मोहम्मद खान ने कहा कि जी धरना नहीं देना चाहिए, बाकी पूरी पीटीआई कह रही थी देना चाहिए। कुछ सेना एलिमेंट्स हैं जो कभी कभी कुछ बात सही कर देते हैं। अब कल आप देखें शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने बड़ी तारीफ की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच की और मौलाना की स्पीच की। ये नहीं करेंगे चाहे वो कितनी अच्छी स्पीच क्यों ना हो। अच्छा अब आप ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने, कल हमने इसको पास किया है, इस डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें कहा था जी ये एज बढ़ा देंगे, जो फला कर देंगे, पर्सन स्पेसिफिक है, मिलिट्री कोड्स बन रहे हैं, फला हो रहा है, ये हो रहा है। There's nothing like that in this। एक ऐसा हवा बनाया हुआ था कि जनाब पता नहीं क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ और क्या शबे खून मारा जा रहा है। मुझे ये बताएं कि क्या किसी पर्सन स्पेसिफिक था कि ये साहब होने चाहिए चीफ जस्टिस और ये नहीं होने चाहिए? क्या पीटीआई की ऐसी कोई डिमांड थी? अब्बासी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक बड़े मंझेवे जर्नलिस्ट हैं, आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं सियासत पे भी। मुझे 16-17 साल हो गए सियासत के अंदर। नथिंग इज परमानेंट। ये जो पर्सन स्पेसिफिक की बात करते हैं ना, आज ये पसंद करो पसंद, वो जब जाते हैं ना तो उनका नाम और निशान भी किसी को याद नहीं रहता। ये दुनिया का निजाम है, बड़े बड़े बादशाह आए चले गए। पर्सन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं होती। आईनी तरमीम एक बहुत ही संजीदा मामला है। पीटीआई ने डिमांड किया था कि ये होने चाहिए और ये नहीं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम निकलता रहा कि उनके लिए शायद पीटीआई एफर्ट कर रही है। दूसरी तरफ ये आप लोगों पे ये लगता रहा शायद काजी साहब को करने के लिए करते हैं। तो ये दोनों जजेस, ऑनरेबल जजेस जो हैं वो पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बने रहे। देखिए अगर आप किसी एक जज को कहेंगे जी हमें ये पसंद है और यही होना चाहिए, तो आप ऑलरेडी उसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता ये तेरा जज ये मेरा जज, इस तरह नहीं अदालतें चलती ना। तो ये गलत काम करते हैं। हमने तारीफ करी जस्टिस ईसा साहब की, हमने तारीफ करी कि उन्होंने बड़े दबंग फैसले किए और किए हैं जी, उसमें कोई दो राय नहीं। तारीख याद रखिएगी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इंतहाई काबिल एहतराम जज हैं, और आज से नहीं, जब से वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जब से हम वी ऑल एडमायर हिम। सो अब आप किसी को अगर कहेंगे ये मेरा और ये तेरा, तो फिर आप उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं, आप तो उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती कर रहे हैं। रान साहब मुझे बताएं कि क्या रिजर्व सीट वाला मामला भी जो है वो अब जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है? देखिए मैं इसको रद्द या वो तो बिल्कुल, अगर उसका रिव्यू बाकी है तो वो जा सकता है इसमें, वो तो अगर इसमें, लेकिन देखिए है कि अगर रिव्यू उसका रहता है तो वो जा सकता है बिल्कुल। लेकिन वो वहाँ तो 13 मेंबर बेंच था ना, यहाँ पर होगा छोटा बेंच होगा, तो क्या ये इसको रिव्यू कर सकते हैं? देखिए अब तो ये नया फॉर्मेट है सुप्रीम कोर्ट का, तो अब तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, क्योंकि ये भी एक वो तो है ही, दैट इज ऑल इन ऑल, वो तो 5 मेंबर बेंच है, तो वो ऑल इन ऑल ही होगा। तो मुझे बट आई एम नॉट श्योर, ये तो कोई लीगल एक्सपर्ट को इसके ऊपर बता सकते हैं कि ये उसमें जाएगा या उन्हें। और जस्टिस मंसूर अली शाह अभी भी चीफ जस्टिस बन सकते हैं? बिल्कुल, ही इज अमंग्स्ट द टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस, तो ही हैज़ अ 33% चांस बाय डिफॉल्ट के वो जो है वो चीफ जस्टिस के कैंडिडेट हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों की कोई रिजर्वेशंस तो नहीं? देखिए रिजर्वेशंस अगर हैं तो हमारी कोई ऐसी एज सच रिजर्वेशंस तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल जो होता रहा है कॉन्फ्लिक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो एक आउट ऑफ द वे जाके कल ख्वाजा आसिफ साहब ने जिक्र किया बाकायदा 8 जजेस गैंग अप हुए, तो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, उसी का ही मैं तज़किरा कर रहा हूँ कि जिस तरीके से ये 12 जुलाई की जजमेंट रिजर्व सीट के ऊपर आई, सवाल था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी।
इसका जवाब हाँ या ना में दे देते तो वो इतना यानी कि वो बज़ाहिर नज़र ना आता कि ये कोई मामला जो है वो एक किसी के झुकाव की एक तरफ झुकाव हो रहा है। सवाल अगर यही सवाल का हाँ में जवाब आता या ना में आता तो इट वुड हैव बीन मच मोर एक्सेप्टेबल। तो इसी तरह जो बाकी जो चीज़ें होती रहीं कि जिस तरीके से स्पेसिफिक 8 मेंबर बेंचों ने अपना पहले ही फैसला सुना दिया और फिर उसके ऊपर दोबारा तशरीह कर दी कि इस फैसले का क्या मतलब है इन रिस्पॉन्स टू इलेक्शन कमीशन, तो ये एक गैंग अप हमें नज़र आ रहा था जो कि नहीं होना चाहिए। हमारा यही तो मौक़िफ़ है कि आइनी अदालतें जो हैं अगर 63A की तशरीह ऐसा करेंगी कि वो रीराइट कर देंगी आइन को, या 12 जुलाई में भी जो है वो रीराइट कर देंगी आइन को, तो यही तो मसाइल हैं जो नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब फिर ये हुआ ना कि फिर वो आपकी लिस्ट में तो भी ना हुए ना? नहीं, वो कैंडिडेट हैं बिल्कुल, देखें टॉप 3 कैंडिडेट्स में हैं, लेकिन ये उनके नेगेटिव्स हैं जो काउंट किए जाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे। ठीक, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो अबस की जो तो अगर वकला तहरीक शुरू हो गई तो होगी कैसे रिस्पॉन्ड? वकला तहरीक क्यों शुरू होगी, उसकी क्या वजह है? क्या वो कहते हैं आपने जुडिशरी की पावर्स को जो है हमने तो कर लिया। कैसे यूसर्व किया? अगर एग्जीक्यूटिव उसमें कर रही है तो उसमें अपोजिशन भी है, उसमें हुकूमत भी है। अगर ये हमने कोई ऐसी हाउ वुड यू हैंडल इट? मेरा सवाल चले उसको और सिंपलीफाई करते हैं, कैसे डील करेंगे? सड़कों पर आ गए वकला तो पहली बात तो ये कि हम नहीं समझते कि यहाँ एक इतना बड़ा कंसेंसस डेवलप हुआ है, तो वकला जो है कोई वो वाली बात नहीं होगी जो पहले मैं नहीं समझता। और ये इतनी न्यूट्रल किस्म की तरामीम है कि अगर हम ऑपोजिशन में कल चले जाते हैं, और क्यों हम कौन सा परमानेंट बैठे हुए हुकूमत में, तो हमें तब भी ये सूट करेंगे, राइट? क्योंकि वी विल हैव अ वॉइस। जुडिशल कमीशन में भी हमारी आवाज होगी अगर हम ऑपोजिशन में होंगे, अगर हम हुकूमत में। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी कब तक मेरे ख्याल से ये प्रोसेस जो है ये बहुत नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल से बड़ी जल्दी इसके ऊपर नॉमिनेशंस वगैरह हो जाएंगी और जल्द ही अपना यानी कल या परसों तक हो सकता है। आई एज्यूम कि जल्दी ही होंगी, क्योंकि टेन्योर खत्म हो रहा है चीफ जस्टिस का। 25 को नए स्पीकर साहब ने नाम सुना, मांग लिए हैं। तो मेरे ख्याल से ये 1-2 दिनों में चीजें ये शायद काफी क्लोजर की तरफ बढ़ना शुरू। राइट। अहमद उवैस साहब, हामिद खान साहब ने वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अगर मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है तब भी ये तहरीक चलेगी? देखिए, ये तहरीक तो उनका चीफ जस्टिस बनाया दिया जाएगा, सिर्फ मंसूर अली शाह के लिए तहरीक नहीं है। ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर है बुनियाद इसकी, कि जिस तरीके से ये तरामीम हुई हैं ना, उसके ऊपर कोई डेलिब्रेशन हुई। आप बताइए कितना बड़ा कंफ्यूजन है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास किस किस्म के केसेस आएंगे, कहाँ से आएंगे? एक 199 आर्टिकल के तहत हर रिट पिटीशन दायर होती है, और वो उसको 199 की पिटीशन को कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन कहा जाता है। तो क्या आप उसको सारे के सारे पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने आएंगी? ये सारी चीजें सॉर्टेड। सर, मगर मुझे ये बताएं कि ये तो रऊफ हसन साहब और गौहर साहब ये कहते रहे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमारी डिमांड है इस प्रोसेस के अंदर, तो आप लोग उसको कैसे अपोज करेंगे? सुनिए ना, आप बात सुनिए ना। डिमांड होना एक और बात है कि डिमांड है, लेकिन उसका आगे उसके लिए आपने उनको सॉर्ट आउट नहीं करना है। उसका तरीकेकार, उसका प्रोसीजरल डिटेल्स जो है वो क्या होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन उसके ओर खामोश है, फिर यहाँ पे झगड़े पड़े रहेंगे। अच्छा जी, बताइए, अभी जिस तरह एक बात कर रहे हैं, हालांकि बिल्कुल गलत बात है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट हुई है या कोई एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन है, वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं होती। ये आज जिस दिन ये आज साइन करेंगे, आज से लागू होंगी ये। लिहाजा जो फैसला हो चुका है, यानी आप कह रहे रिजर्व सीट्स वाला मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने नहीं जा सकता? वो फैसला उसी के मुताबिक चलेगा। अच्छा, ठीक। ये सारी चीजें कंफ्यूज जो है सर, लेकिन इसमें जी ओके, आप कह रहे हैं कि ये उसी तरह चलेगा और अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने नहीं जा सकता, लेकिन अब इसमें मसला ये है कि सर अगर कंसेंसस मतलब आपकी पार्टी का भी हो जाता तो उसका तरीका तो अमेंडमेंट ही थी, पार्लियामान ही थी, और पार्लियामेंट ने ही लेजिस्लेशन करनी थी ना। अब एक पार्टी एक तरफ है, सारी पार्टियां दूसरी तरफ हैं, और एक पार्टी की बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे पार्टी का मसला नहीं है, यहाँ मसला तो है कि आइन है, आइन को कैसे चलाना है आपने। एक वर्केबल डॉक्यूमेंट जो है आपने फ्यूचर के लिए कैसे सामने लेके आना है। राइट सर। शर्मिला साहब, 1 मिनट कंक्लूडिंग रिमार्क्स जरा दीजिएगा। वो कहते हैं आइन है, डॉक्यूमेंट है, पार्टियां सारी मिलकर लेजिस्लेशन भी कर लें तो आप आइन को तब्दील तो नहीं कर सकते?
आइन कोई कुरानी आयत थोड़ी कि आप उसे तब्दील नहीं कर सकते। ये 26वीं आइनी तरमीम आई है, उससे पहले 25 आइनी तरमीम हो चुकी हैं। 18वीं तरमीम जब आई थी तो वो 73 का आइन जो एक आमिर ने की शक्ल बिगाड़ दी थी तो वो आई है। तो ये तो देखिए ना, वक्त और हालात के साथ होती हैं, दुनिया भर में होती हैं, ये पाकिस्तान में कोई नायाब चीज नहीं हुई है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुतनाज़ा है। यस, 199 की बात करें, यस, द रिट पिटिशंस विल नाउ गो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो एक्सक्लूसिवली ये केसेस सुनेगा। इस तरीके से आर्टिकल 184 जो एक्सक्लूसिवली इट विल गो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, क्योंकि होता ये है कि जब ये रिट पिटिशंस आती हैं तो अदालत का सारा टाइम इसमें चला जाता है। जो बेचारे हम जैसे लोग जो अब कोई सिविल कोई क्रिमिनल केस लेके जाते हैं, बेचारे आम आदमी, तो उनका तो मुकदमा चलता ही नहीं है। शर्मिला साहब, अगर वकला ने तहरीक चलाई तो क्या रिस्पॉन्स होगा? फिर हुकूमत ने तो बता दिया अपना कि हम डील कर लेंगे, अगर वकला ने तहरीक चलाई तो फिर क्या रिस्पॉन्स होगा आप लोगों का? क्योंकि बिलावल साहब तो इसको बहुत हमने तो देखिए, वकला अगर तहरीक चलाएंगे तो बेशक उनका राइट है, चला सकते हैं, लेकिन दलाइल के साथ चलाएं ना। ये रेटोरिक तो नहीं चलेगी कि जी बस नहीं जी नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए। पहले तो ये एतराज था कि जी अलग से कोर्ट ही ना बनाए, चलो जी वो नहीं बनाया, उसी अदालत के अंदर एक बेंच बना दिया। उस पर तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए भाई। इस मुल्क के अंदर सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं। आपको याद है 3 हफ्ते पहले चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के एक बेवा का इनहेरिटेंस का मुकदमा निपटाया 26 साल बाद। 26 इयर्स उस बेवा को लगे हैं अपना फैसला लेते हुए। मुझे अपने लैंड के केस में 18 साल हो गए विथ नो रिस्पाइट इन साइट। मेरी शायद जिंदगी में वो ना हो सके तो मैं कहाँ जाऊं? ठीक, मैं वक्त जो है वो खत्म हो गया सेगमेंट का। थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा, अहमद ओवैस, एहसान अफजल साहब मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको जरा तफसील से समझाएंगे कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या चीजें तब्दील हुई हैं और उसके असरात मुस्तकबिल में क्या होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नया बाब रकम हुआ है जब 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से भारी अक्सरियत से मंजूर हो गई है। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद तरमीम आइन का हिस्सा बन चुकी है। ये तरमीम अदलिया और इंतजामी निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां लेकर आ रही हैं जिनके असरात दूररस होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट। आर्टिकल 175 में की जाने वाली सबसे बड़ी तब्दीली ने जजेस की तकर्री के तरीकेकार को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। पहले सदर मुमलिकत सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करते थे, लेकिन अब एक खसूसी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक का इंतखाब करेगी। कमेटी की सिफारिशात वजीर आजम के जरिए सदर को भेजी जाएंगी। ये खसूसी पार्लिमानी कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिनमें 8 अरकान कौमी असम्बली से और 4 सेनेट से होंगे, जबकि कौमी असम्बली की तहलील की सूरत में सेनेट के अरकान पर मुश्तमिल होगी। आर्टिकल 175 में तब्दीली की गई है जिसके मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस समेत वफाकी वजीर बराए कानून, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नामजद करदा सीनियर एडवोकेट, 4 अरकान पार्लियामेंट भी होंगे, जिनमें से 1 सेनेटर और 1 रुकने कौमी असम्बली का नाम वजीर आजम, जबकि 1 सेनेटर और रुकने कौमी असम्बली का नाम कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ देंगे। एक और रुकन एक खातून या गैर मुस्लिम होगा जो मजलिस शूरा का रुकन ना हो और जो सेनेट के रुकन के तौर पर एक टेक्नोक्रेट होने की अहलियत रखता हो, जिसे कौमी असम्बली के स्पीकर 2 साल की मुद्दत के लिए नामजद करेंगे। चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत अब 3 साल तक महदूद कर दी गई है, जो इससे कबल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रह सकती थी जब तक के जज 65 साल की उम्र तक ना पहुंच जाता। आर्टिकल 179 में तरमीम के तहत चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल हो गई, ख्वाह इनकी उम्र 65 साल ना हुई हो, और 3 साल की मुद्दत पूरी होने पर वो रिटायर हो जाएंगे। अदालती इख्तियारात में एक तारीखी तब्दीली आर्टिकल 199 और आर्टिकल 184 में तरमीम के जरिए की गई, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अज खुद नोटिस की इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। अब अदालत बगैर दरख्वास्त के अज खुद का कोई फैसला नहीं दे सकेगी। इसी तरह आइन के आर्टिकल 203D में तरमीम
की गई जिसके तहत किसी भी अपील को मुतलका आला अदालत 12 माह के अंदर निपटाने की पाबंद है। इस तरमीम में यह भी कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम होने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के 3 रुकनी कमेटी नोटिस लेने या ना लेने के बारे में फैसला करेगी। इस तरमीम में यह भी कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट समझे कि किसी हाई कोर्ट में जेर समाअत मुकदमे में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे तो वो ये मुकदमा किसी दूसरी हाई कोर्ट में भी मुंतकिल कर सकती है। बिल के इब्तदाई मुसवदे में वफाकी आईनी अदालत का क़याम तजवीज़ किया गया था, लेकिन बाद अज़ां इसकी जगह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस के क़याम का फैसला किया गया। ये बेंचेस आईनी मामलात सुनने के लिए मखसूस जजेस पर मुश्तमिल होंगे और इस बात को यकीनी बनाएगी कि तमाम सूबों को मुसावी नुमाइंदगी मिले। आर्टिकल 191A और आर्टिकल 202A के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस कायम किए जाएंगे। ये बेंचेस सिर्फ आईनी मामलात सुनेंगे और हर सूबे से मुसावी तादाद में जजेस पर मुश्तमिल होंगे। आर्टिकल 186A में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट को किसी भी हाई कोर्ट से केस अपने पास मुंतकिल करने का इख्तियार दे दिया, बशर्तिया कि अदालत इंसाफ की फ्राहमी के मुफाद में ऐसा करना जरूरी समझे। आर्टिकल 215 में की गई एक अहम तरमीम के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद भी अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे जब तक दूसरा आने वाला ओहदा संभाल ना ले। ये तब्दीली इलेक्शन कमीशन में किसी खिला को रोकने के लिए की गई। आर्टिकल 255 में एक नया इजाफा किया गया जिसके तहत अगर किसी शख्स के सामने हल्फ लेना मुमकिन ना हो तो हल्फ किसी और शख्स के सामने लिया जा सकता है। सूबों में यह इख्तियार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास होगा, जबकि दीगर मामलात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी और को नामजद कर सकते हैं। आर्टिकल 193 में तरमीम के तहत हाई कोर्ट के जज बनने के लिए उम्र की हद को 45 से कम करके 40 साल कर दिया गया है। एक नई तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का सालाना जायजा लेने का इख्तियार दिया गया है। अगर किसी जज की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श पाई जाती है तो कमीशन इसे बेहतरी के लिए एक वक्त फराहम करेगा और बेहतरी ना आने की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। 26वीं आईनी तरमीमी पैकेज में 22 तरमीम शामिल हैं जिनमें मुल्क में 2028 तक सूद का खात्मा और माहौलियाती तहफ्फुज़ को आईनी हैसियत फराहम करना भी शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।